बेटा ये हमने 4 स्ट्रक्चर्स किए, ठीक है। अच्छा हाँ, जो 5वां जो 4 हमारे स्ट्रक्चर्स है ना बेसिकली, तो बेटा ये 4 ही स्ट्रक्चर हैं, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड का था लास्ट। पर कैल्शियम फ्लोराइड के जैसा ही स्ट्रक्चर ना एक Na2O का होता है। हाँ वो मैं नहीं बताती, पर चलो बता देती हूँ। Na2O का भी कैल्शियम फ्लोराइड के ही जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा। बस क्या होता है कि जो काम वहाँ कैल्शियम आयन काम कर रहे हैं वो काम यहाँ पर ऑक्साइड आयन कर रहे हैं, और जो काम वहाँ फ्लोराइड आयन कर रहे थे वो काम यहाँ पर सोडियम आयन कर रहे हैं। मतलब यहाँ कैटायन ने लैटिस बनाया था, यहाँ एनायन लैटिस बनाएंगे। यहाँ एनायन वॉइड्स में गए थे, यहाँ पर कैटायन वॉइड्स में जाएंगे। तो ये फ्लोराइड का एक तरीके से उल्टा है, कैटायन एनायन के रिस्पेक्ट में उल्टा है स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको ना एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इस वाले में भी ना कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है बोर्ड में, वैसे नहीं है बट कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने नीचे नोट्स में लिख रखा है। ऐसे K2O का भी होता है, मैंने उसका भी इसी में लिख दिया। बस सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर का याद रखना है और वो ही फंडा लगाना है कि जिसका नंबर कम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। तो यहाँ ऑक्साइड आयन का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8, और सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। बस कोऑर्डिनेशन नंबर का याद रखना है कि जब कभी Ab2 टाइप तुम्हें कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, मतलब एक आयन दूसरे आयन से दुगना हो, तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मतलब 2 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर में यूज होते हैं, 4 और 8। 4 उसका रखना है जिसका नंबर कम है फॉर्मूले में, और 8 उसका रखना है, 8 उसका रखना है जिसका नंबर कम है, और 4 उसका रखना है जिसका नंबर ज्यादा है। मतलब समझ रहे हो ना, जिसका नंबर कम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, और ज्यादा वाला नंबर कौन सा है 8 है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, एंटी फ्लोराइड Na2O टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के रिस्पेक्ट में याद रखना है। तो ये हमने दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। होपफुली कि तुम्हें सारे स्ट्रक्चर्स समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा कॉल करके पूछो, मैसेज करके पूछो, मतलब मैं तैयार बैठी हुई हूँ बिल्कुल। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो मैं तैयार हूँ बताने के लिए। पर बेटा देखो समझो, एक बार में समझो तो बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। और क्वेश्चंस करो, उसमें से पूछो। और जिन बच्चों को कोई कंफ्यूजन है तो बेशक बेटा कॉल करके पूछो, पर तुम्हारे माइंड में कोई कंफ्यूजन सब्जेक्ट को लेकर नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल माइंड में सारे टॉपिक्स, ठीक है। कहीं दिक्कत आती है मैं बैठी हूँ, पूछो बेटा मेरे से, ठीक है। तो ये हमने सारे स्ट्रक्चर्स किए, और अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेडियस रेशो रूल्स। देखो रेडियस रेशो बेसिकली क्या होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक हमारा क्या होता है एनायन होता है, ठीक है। तो कैटायन और एनायन को अगर हम देखें, मतलब उनकी रेशो देखें बेसिकली, ठीक है। तो कैटायन की रेशो अपॉन में एनायन की रेशो, जैसे कि भाई सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो सोडियम आयन का रेडियस होगा उसको मैं ऊपर रखूं, और जो क्लोराइड आयन का रेडियस होगा उसको नीचे रखूं। तो किसी भी स्ट्रक्चर में कैटायन के रेडियस को जब हम उसके एनायन के रेडियस से डिवाइड कर देते हैं, तो जो रेशो होती है, जो अनुपात होता है उनके कैटायन और एनायन के रेडियस का, दैट इज रेडियस रेशो। अब वो रेडियस रेशो तुम कहोगे इससे क्या हो गया, रेडियस रेशो बेटा क्या होती है कि मतलब बहुत रेडियस रेशो बहुत रिलेटेड होती है विद द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड विद द स्ट्रक्चरल टाइप। तो आपस में रेडियस रेशो का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, मतलब कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर हम शो कर रहे हैं तो उस दौरान क्या अरेंजमेंट है, जैसे NaCl में ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट थी, सीजियम क्लोराइड में क्यूबिक अरेंजमेंट थी, और ZnS में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट थी, कैल्शियम फ्लोराइड में एक की टेट्राहेड्रल थी, एक की क्यूबिक थी। तो जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं तब कैसे एक आयन दूसरे आयन को किस तरीके से सराउंड कर रहा होता है, तो वो अरेंजमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल टाइप, मतलब कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे हमने 4 टाइप के करे, NaCl टाइप को रॉक सॉल्ट टाइप भी कहते हैं, ZnS टाइप, कैल्शियम क्लोराइड टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप, ठीक है। तो हमने कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर करा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन कोऑर्डिनेशन नंबर, और रेडियस रेशो। ये चारों ना आपस में रिलेटेड हैं, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो आपस में वो कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उनको हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है।
देखो क्या है, इनसे रिलेटेड ना थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, बड़े आसान होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, अभी मैं बता दूंगी। देखो बेटा, अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड में उसकी कैटायन और एनाइन की रेशियो अगर इस रेंज में, नोट्स में भी बनी हुई है, क्या रेंज है, 0.155 से लेकर 0.225, अगर इस रेंज में अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनाइन की रेशियो आती है, तो उसके अंदर मतलब बिना बनाए ही अगर हमें बस ये रेशियो पता है कैटायन और एनाइन की, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि उसमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसी होगी, ट्रायंगुलर, मतलब एक कैटायन दूसरे, मतलब एक आयन दूसरे आयन को ऐसे ट्रायंगुलर मैनर में ऐसे त्रिभुज बन के सराउंड करना होगा। हमने ऐसा स्ट्रक्चर करा नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर हम रेडियस रेशियो रूल में उसको देख रहे हैं। वो B2O3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। एग्जाम्पल में भी हम B2O3 कॉमन है उसको ले सकते हैं। अब ये वाले स्ट्रक्चर हमने करके रखे। अगर रेडियस रेशियो हमारी आती है किसी भी आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनाइन की रेशियो अगर 0.225 से 0.414 होगी, तो उसमें जो अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहेड्रल होगी जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहे हैं, और वो ZNS टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पर 4 होगा। और एग्जाम्पल जैसे हमने ZNS का देखा, और CuCl भी है, CuBr भी है, इसी रेंज में हमने, ठीक है, ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल लिखी है, ऐसे कोई इतना लर्न करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें याद रहनी चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, अभी बताऊंगी। अगर रेंज 0.414 से 0.732 के बीच में होती है तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमारी ऑक्टाहेड्रल होगी, और स्ट्रक्चरल टाइप हमारा NaCl टाइप स्ट्रक्चर होगा, रॉक साल्ट, जैसे कि हमने, और कोऑर्डिनेशन नंबर वहां देखा था हमने 6 होगा, और जैसे कि NaCl है, NaBr है, लिथियम क्लोराइड है, जितने भी एल्कली मेटल के हैलाइड्स हैं एक्सेप्ट सीजियम, सभी इसी कैटेगरी में आएंगे। अगर रेडियस रेशियो 0.732 से लेकर 1 होगी तो वो BCC टाइप की अरेंजमेंट होगी, बॉडी सेंटर, मतलब एक बॉडी सेंटर में होगा, 8 कॉर्नर्स पर होंगी, एज इन सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर टाइप कौन सी होगी, सीजियम क्लोराइड, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 8, ठीक है, और एग्जाम्पल। तो ये हमें ऐसे ध्यान रखिए। अच्छा, अब बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि मैम बताओ कि अगर रेडियस रेशियो कैटायन और एनाइन की 0.414 ही आए, तो 0.414 तो इसमें भी है और 0.414 इसमें भी है, तो फिर हम इस वाले रूल को फॉलो करेंगे कि इस वाले रूल को फॉलो करें, क्योंकि 0.414 तो दोनों में आ रहा है। तो अब ये ध्यान रखना है बेटा, अगर मान लो कोई ऐसा रेडियस रेशियो आ जाए कि वो वैल्यू हमारे 2 रूल्स में है, तो अगले वाले रूल को तुम्हें फॉलो करना है, वो उसके लिए ज्यादा एक तरीके से प्रेफरेबल क्या होता है, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो अगर 0.414 आ जाए तो तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मानना है, 6। अगर 0.225 आ जाए, दोनों में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें क्या मानना है, 4। अगर 0.732 आ जाए तो तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर मानना है 8, ठीक है। आइए बेटा बात समझ में। अगर जो नंबर 2 रूल्स में आ रहा है, अगर किसी न्यूमेरिकल में कैटायन एनायन की रेशियो मान लो 2 रूल्स में जो वैल्यू आ रही है वो आ जाए, तो तुम्हें अगले वाले रूल को फॉलो करना है, पहले वाले रूल को उसमें फॉलो नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे मान लो ऐसे एक कैटायन और एनायन की मैं तुम्हें पिक भेज दूंगी, एक तो सॉल्व भी कर लेना, इसमें इतने को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो कैटायन और एनायन दोनों की उसने तुम्हें रेडियस दिया, ठीक है बेटा, तो तुम क्या निकालोगे, रेशो, और वो ये पूछेगा दोनों की रेशो देकर कि बताओ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डज इट बिलोंग, या व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस स्ट्रक्चर, ऐसे पूछेगा। तो तुम दोनों की रेडियस का क्या करोगे, कैटायन की रेडियस को एनायन की रेडियस से डिवाइड कर दोगे, तुम्हें रेशो पता लग जाएगी। रेशो देखना है इनमें से किस रेंज में आ रही है, जिस रेंज में भी आ रही है वहां से तुम स्ट्रक्चर की टाइप निकाल लोगे, या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के लिख दोगे, तो बहुत सिंपल, ठीक है। मैं इसकी पिक क्लियर। तो ये थे हमारे रेडियस रेशियो रूल। अच्छा, इसमें ही कई बार क्या होता है कि वी कैन ऑल्सो जज द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेडियस रेशियो। देखो क्या होता है बेटा, अगर मैं कैटायन का साइज सेम रखूं, ठीक है, और एनायन का साइज अगर छोटा होता जाए, देखो जैसे यहाँ एनायन का साइज मान लो इतना है, यहाँ एनायन का साइज छोटा हो गया, मान लो एक स्ट्रक्चर में एनायन का साइज और भी छोटा हो गया,
तो तुम देख सकते हो बेटा कि जितना एनाइन का साइज छोटा होता चला जाएगा उतना ही रेडियस रेशो भी ज्यादा होती चली जाएगी। जब एनाइन का साइज छोटा हो रहा है तो ज्यादा एनाइन कैटाइन को सराउंड करेंगे, जब ज्यादा एनाइंस कैटाइन को सराउंड करेंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी बढ़ेंगी, है ना, कि ज्यादा आ गए एक दूसरे के पास। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस उनके बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर कई बार ऐसे रिलेटेड करें हम स्टेबिलिटी से, तो हायर द रेडियस रेशो मोर स्टेबल इज दैट आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि जितनी रेडियस रेशो ज्यादा होगी उतना ही एनाइन छोटा होगा। एनाइन छोटा होगा तो उसकी नंबर ऑफ एनाइंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एनाइंस बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब सिंपल फंडा ध्यान रखता है, हायर द रेडियस रेशो मोर स्टेबल इज दैट आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? तो एक ये छोटा सा टॉपिक था अबाउट द रेडियस रेशो। एक मतलब टॉपिक नहीं है पर क्वेश्चन आया हुआ है उस पर, एक बार 3 नंबर में भी आया हुआ है, तो वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। कि प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है। देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं एक NaCl टाइप स्ट्रक्चर को कंसिडर करूं, सीधे ही बता देती हूँ, इसको इतना इरेज करने की रब करने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, जैसे कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक कैटायन 6 एनायन से सराउंडेड होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सराउंडेड होता है। ठीक है, एक कैटायन, और एक एनायन भी ऐसे 6 से सराउंडेड है। वैसे तो कैसे भी मान लो, कोई भी फर्क पड़ रहा है, कैसे लिख लिया हमारे। ठीक है, तो अब जब मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाऊंगी, अब सोचो कि इतने में स्ट्रक्चर है और ऐसे 6 सराउंडेड है, अब मैंने उन पर दबाव डालना शुरू करा। दबाव डालेंगे तो उनको अब कम जगह में ही सबको एडजस्ट होना पड़ेगा। अब जब कम जगह में वो एडजस्ट होंगे तो ये जो बीच बीच में खाली जगहें हैं ये भी भरेंगी, मतलब कुछ आस पास से एनायन आकर इसको और सराउंड करेंगे, ये थोड़े थोड़े से सरक जाएंगे। और अब जहाँ पहले 6 सराउंड कर रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जाके सराउंड कर जाएंगे। मतलब प्रेशर के अप्लाई करने से स्ट्रक्चर चेंज होगा, पर वो चेंज भी किसी और सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा। जोर तो पड़ेगा उस पर इतना स्टेबल नहीं रहेगा जितना वो अपने नॉर्मल उसमें था, स्ट्रक्चर में था। बट प्रेशर के बढ़ाने से वो क्या करेगा, इट ऑल्सो ट्राई टू गेट इन टू कम्स इन अनदर सिमेट्रिकल फॉर्म, ताकि वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटलीस्ट बना रहे। ठीक है, तो जब हम एक NaCl टाइप स्ट्रक्चर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बढ़कर 8 हो जाता है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर गेट चेंज्ड इनटू सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर किस में बदल जाता है बेटा, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में बदल जाता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर के बढ़ाने से। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो देखो सीजियम क्लोराइड टाइप वापस से किस में बदल जाएगा, NaCl में। 760 केल्विन पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर दोबारा से, क्योंकि देखो जब हीटिंग करेंगे तो एक्सपेंशन होगी, फैलेंगी चीजें, अब फैलेंगी तो वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में ही आना चाहेगा। ठीक है, तो वो हटेंगे वहां से, तो जब वो हटेंगे मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, नॉर्मली भी हम एक सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर लेंगे तो हीटिंग से उसमें एक्सपेंशन होगी, थोड़े दूर जाएंगे हमारे कुछ आयंस। ठीक है, तो वो जब दूर जाएंगे तो वो ट्राई करेंगे कि फिर से एक सिमेट्रिकल फॉर्म में ही आ जाए। तो सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर NaCl टाइप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो एक बार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर आया था ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर कह लो या ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आया था, तो वी कैन एक्सप्लेन दिस इन दिस वे। ठीक है, तो ये होता, तो यहाँ तक हमने बेटा अपनी यूनिट की है, मतलब एक अच्छा पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। अब जो हम बेटा नेक्स्ट करेंगे थोड़ा मैथमेटिकल ही चलेगा, और उसमें भी हम सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, तो हम यूनिट सेल की डेंसिटी को हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको पहले हम उस फॉर्मूले को छोटा सा डिराइव करेंगे, फिर उसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बेटा, उन न्यूमेरिकल्स में ना कैलकुलेशंस कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो लॉग अप्लाई करते हैं तो मतलब आराम से निकल जाता है, क्योंकि वहाँ तुम्हें वो नहीं मिलेगा कैलकुलेटर, यहाँ तो तुम कैलकुलेटर से भी कर लोगे।
पर वहाँ पर तुम जब हाथ से करने बैठोगे ना तो कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाती है। तो जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो तुम्हें पता है जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो ऐड हो जाएगी। तो थोड़ी कैलकुलेशन तुम इजी कर लेती हो, पर वो लॉग अप्लाई करने में भी उतना टाइम लग जाता है। अगर तुम्हें लॉग देखने में परफेक्शन नहीं है तो तुम्हें फिर टाइम लगेगा और गलत भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये तुम पर ही डिपेंड करता है। मैं तुम्हें लॉग से भी करना बता दूंगी और बिना लॉग के भी बता दूंगी, तो जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम उस रूट को अडॉप्ट करना। पर कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर उसके करके देखना, क्योंकि इस यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट डेंसिटी के ही न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फॉर्मूला जरूर उसका अच्छे से याद कर लेना। और एक आध न्यूमेरिकल को जो ज़्यादा करना चाहे मैं तो सबके पिक्स भेज दूंगी, खूब करो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सब बच्चे। क्योंकि देखो बेटा, मतलब मेरी ये बहुत मतलब जैसे दिली ख्वाहिश है और एक बहुत मन से ये इच्छा है कि ये जो एक इमेज बनी हुई है ना कि हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में ही पढ़ाई होती है, तो वो इमेज निकलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है। जितने देखो हम मतलब मैं देखो बता सकती हूँ, मैंने प्राइवेट में भी पढ़ा है और अब गवर्नमेंट में हूँ। मैं मतलब शायद प्राइवेट से ज़्यादा मेहनत यहाँ गवर्नमेंट में कर रही होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को शायद हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो फिर भी कहीं से अरेंज कर लेंगे। तो तुम्हारे लिए सब्जेक्ट की कोई कमी ना छूटे, तुम्हें इस चीज़ का कभी मलाल ना रहे कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे और इसलिए पढ़ाई हमारी कम हुई। तो मतलब मैं कभी भी अपने किसी भी स्टूडेंट के मुंह से ये सुनना नहीं चाहूंगी कि हमने गवर्नमेंट में पढ़े इसलिए हमारी पढ़ाई कम हुई। तुम कम करोगे तो कम होगी, हम अपनी तरफ से बेटा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस इमेज को तुम ही गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आगे चलकर दूर कर सकते हो कि तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे, आगे तुम प्राइवेट के साथ, प्राइवेट वाले बच्चों के साथ कॉलेज में बैठोगे तो कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि इनको मेरे से ज़्यादा आता है। उल्टा तुम बहुत प्राउड से कहना कि हम गवर्नमेंट स्कूल से आए और हमें तुमसे ज़्यादा आता है। क्योंकि हमारे पहले भी कई बैच के बच्चे इस बात को कह चुके हैं, इवन उनके जो कॉलेज के टीचर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि तुम कहीं से नहीं लगते, तुम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आए हो, तुम्हें इतनी अच्छी सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। तो इसलिए बेटा मतलब इस चीज़ को हम जितना हो सके इस मिथ को दूर करने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। समझ में आ रही बेटा बात? इवन मतलब हम चाहेंगे प्राइवेट से भी तुम्हें अच्छी चीज ला कर दें। तुम पूछो, खूब पूछो। हमें अगर एक बार नहीं आता होगा तुम कहीं से भी पूछे, कहीं से भी देखें। तुम्हारी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो हम उसको पूरा मन से करेंगे। बस तुम लगे रहो बेटा, अच्छी तरह से खूब पढ़ो, कोई कमी मत छोड़ो और हमारी जितनी ज़रूरत है हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया है। अब हम आगे डेंसिटी के करेंगे। मैथमेटिकल पोर्शन होने के बाद फिर बिल्कुल एक अलग टाइप का इसमें पोर्शन रह जाएगा, फिर वो होने के बाद यूनिट तुम्हारी ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक करना, अच्छी तरह से करना। कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी, परसों हम ऑफ रखेंगे, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हें मंडे को सेंड करूँगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, जब तक सारा काम कंप्लीट कर लेना।